नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसमें हम आपके सारे डाउट्स का फंडा क्लियर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, उसके स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस को जानेंगे। पहले मैं आपको ले चलती हूँ 300 साल पहले, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, कि कैसे वो हमारे देश में ट्रेड करने आए थे और धीरे धीरे देश में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और किस प्रकार देश में उन्होंने संविधान को विकसित किया। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक नियम और कानून का संग्रह है कि किस प्रकार देश को चलाया जाए। हमारा पहला युद्ध 1757 में हुआ, जिसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। उसी का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने सबसे समृद्ध क्षेत्र में कब्जा कर लिया, वो था बंगाल, क्योंकि वो सबसे उपजाऊ मतलब फर्टाइल था और राजाओं का मेन इनकम सोर्स टैक्स होता था, जो फसल के ऊपर लगाकर मिलता था। हमारा दूसरा युद्ध 1764 में हुआ, जिसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा कर लिया और वो हमारे देश के राजा बन गए। हमारे देश को 3 भागों में बांटकर चलाया जा रहा था। पहला भाग था बॉम्बे प्रोविंस, दूसरा भाग था मद्रास प्रोविंस जो आज का चेन्नई है, तीसरा भाग था बंगाल प्रोविंस। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो उसको हमने 2 बॉडीज़ में डिवाइड किया है। पहला बॉडी है 1773 से 1853 तक, जिसमें सारे एक्ट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पास किए गए हैं। दूसरा बॉडी है 1858 से 1947 तक, इसमें सारे एक्ट्स ब्रिटिश क्राउन द्वारा पास किए गए हैं, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट ने सब बदल के रख दिया। इस रिवॉल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटाकर नए शासन को लाया, जो था ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब ये था कि अब ब्रिटेन की महारानी हमारे देश को डायरेक्ट रूल करेंगी। अब हम सारे एक्ट्स को देखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किए गए। पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के बनने का कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स वो दिन पे दिन इतने पैसे वाले होते जा रहे थे कि जब वो अपने देश इंग्लैंड पहुंचे तो उनके पास इतने पैसे थे कि बड़े आलीशान महल, गाड़ी सब लेते जा रहे थे। और जब इनसे ये पूछा गया कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से, तब ये लोगों ने कहा कि भारत के राजा और वहाँ के लोग हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने ये सब हमें गिफ्ट में दिया है। और दूसरी तरफ कंपनी डूबती जा रही थी और हद तो तब हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ने एलिजाबेथ फर्स्ट को लेटर लिखा कि हमारा बजट कम है और हमें पैसों से कुछ मदद कीजिए। तब इस एक्ट के तहत ये मना किया गया कि अब कंपनी का कोई व्यापारी भारतीयों से गिफ्ट नहीं लेगा। और इस एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई और उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस की बेंच बिठाई गई। और तीसरा रूल लगाने के कारण को पहले हम जानते हैं। पहले 3 प्रोविंस के अलग अलग गवर्नर थे। अब उसमें होता क्या था कि एक गवर्नर मराठा से दोस्ती कर लेते थे, वहीं दूसरी ओर दूसरे गवर्नर युद्ध कर लेते थे, जिसके कारण उनके आपस में ही झगड़े होने लगते थे और उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बैठ पा रहा था। तब इस एक्ट के कारण बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई और अब दूसरे प्रोविंस के गवर्नर को अगर किसी के साथ संधि या युद्ध करना होता था तो वो बिना गवर्नर जनरल के परमिशन के बिना नहीं कर सकते थे। अब दूसरा न्यू एक्ट आया 1784 में, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके पीछे का कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापारिक मतलब कॉमर्शियल और राजनीतिक कार्य दोनों संभालते थे और इसके कारण वो अपने फ़ायदे के अनुसार रूल बनाते थे। इसलिए इस एक्ट के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट था जो केवल कॉमर्शियल यूनिट को संभालेगा और दूसरा था जो पॉलिटिकल यूनिट को।
और इसमें एक नई बॉडी को ऐड किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया लॉ बनाने के लिए। पहले क्या होता था कि एब्सोल्यूट डिसीजन गवर्नर जनरल के हाथ में होता था, अब इसको हटाकर डिसीजन मेजॉरिटी को देखकर लिया जाने लगा। और अब तीसरा न्यू एक्ट आया 1813 में, जिसे चार्टर एक्ट 1813 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को लाने के पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या था कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी और हर पोस्ट पे अंग्रेजों को तो बिठा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा अब हमें इंग्लिश एजुकेशन देना शुरू करेंगे और भारतीयों को अपने पोस्ट पे बिठाएंगे। उनका मेन मोटो था भारतीयों का यूज़ करना और पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध किया गया। और अब दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये आया कि अब ब्रिटिश की और भी दूसरी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ी छूट मिली कि उनकी मोनोपोली केवल चाइना के व्यापार और चाय के व्यापार में रहेगी और अन्य सामान जैसे मसाला, रुई, नील, ये सब पे ब्रिटिशर्स की नई कंपनी भी आकर ट्रेड कर सकती है। अब चौथा नया एक्ट 1833 में आया, जिसका नाम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। इसमें पहला चेंज ये लाया गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे और विलियम बेंटिक हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। सेकेंड चेंज ये लाया गया कि चार्टर एक्ट के सेक्शन 87 के अनुसार अब कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। और तीसरा मेजर चेंज ये आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया और वह पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब वो भारत के लिए नियम और कानून बनाएंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लास्ट एक्ट किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में डिवाइड किया गया। अब इसमें लेजिस्लेटिव का काम था कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम था उस कानून का पालन करवाना। और लास्ट चेंज ये आया कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करा दिया गया। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।